नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के मंत्रिमंडल की तस्वीर की। सबकी निगाहें पहले चुनाव कब होंगे, फिर चुनाव हुए तो कैंडिडेट कौन होंगे, कैंडिडेट के बाद मतदान, मतदान के बाद परिणाम और परिणाम के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, सचिन पायलट या अशोक गहलोत। थोड़ा सा ये इसमें पेच फंसने शुरू है तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ी कि मुख्यमंत्री कौन है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम सचिन पायलट बने, शपथ भी हो गई। अब उसके बाद सबकी निगाहें टिकी हैं कि दिल्ली दरबार मंत्रिमंडल के किन चेहरों पे मुहर लगाता है। तो इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारा मजमून भी यह है, हम आपको एक बार दिखाएंगे और फिर उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों समीक्षक हैं। अरुण शर्मा जी कांग्रेस के सीनियर नेता हमारे साथ हैं, विक्रम सैनी जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। चलिए एक बार आपको मजमून दिखाता हूं, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद अब अशोक गहलोत के सामने मंत्रिमंडल का गठन करना बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती तो उप मुख्यमंत्री बनाए गए सचिन पायलट के साथ तालमेल बनाकर चलने की होगी। लेकिन सीएम पद को लेकर चली खींचतान के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि मंत्रिमंडल के चयन में गहलोत और पायलट दोनों को बराबर का महत्व दिया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि मंत्रियों की संख्या भी दोनों के समर्थकों की आधी आधी होगी। राजनैतिक नियुक्तियों का निर्णय भी दोनों मिलकर करेंगे। इस बार गहलोत के लिए मंत्रिमंडल का गठन इसलिए भी चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि इसमें पार्टी के दोनों पावर सेंटर के लोगों का समायोजन करना होगा। वहीं फिर विधानसभा चुनावों के बाद लगे हाथ कुछ माह बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। लिहाजा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक, क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को पूरी तरह से साध कर मंत्रिमंडल का गठन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस बार कांग्रेस ने अपने परंपरागत गढ़ शेखावाटी के अलावा भाजपा के गढ़ जयपुर और हाड़ौती यानी कि कोटा संभाग में भी अपना परचम लहराया है। इन क्षेत्रों से मंत्री पद के सबसे अधिक दावेदार हैं। वहीं पार्टी के कई पुराने और दिग्गज विधानसभा में पहुंचे हैं तो कई नए और साधारण नेता भाजपा के दिग्गजों को हराकर जीते हैं। दूसरी तरफ कुछ बड़े ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने टिकट न मिलने पर बगावत की और विधानसभा पहुंचने में सफल हुए और लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी वापसी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। मंत्रिमंडल चयन की पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रीय नेतृत्व का अहम रोल है। अब देखना यह होगा कि कौन गहलोत की इस नई सरकार के सिपहसालार बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए मजमून देखा आपने। 15वीं विधानसभा की तस्वीर क्लियर हो चुके 199 विधायक जिनके लिए चुनकर के आने 200 है, लेकिन एक अलवर एक सीट का चुनाव अभी होना बाकी है। बाकी 199 मान्य चेहरे आपके सामने आ चुके हैं। यह बड़ी रोचक होगी विधानसभा, क्योंकि प्रतिपक्ष जिस तरह से पिछली बार कमजोर था, 2013 में 21 सदस्य जीत करके आए थे और नेता प्रतिपक्ष का पद भी बामुश्किल बच पाया। हालांकि वो बात एक अलग है कि 3 विधायक बाद में जुड़ गए कांग्रेस के। लेकिन इस बार 73 बीजेपी के प्रतिपक्ष की जो पार्टी होगी प्रमुख, उनके विधायक है। एक मजबूत विपक्ष की तरफ इशारा कहा जा सकता है इसे। और दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस में भी कई दिग्गज ऐसे जीत के आए हैं, उनके अनुभव का पार्टी को लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन मंत्रिमंडल के चयन में किसको छोड़ा जाए, कौन बचेगा। एक बार जीते हुए, 2 बार जीते हुए, 5 बार जीते हुए, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मंत्री बनूं। लाल बत्ती तो चलिए सुप्रीम कोर्ट ने हटवा दी, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मंत्री बनूं, उसकी सुविधाएं मुझे मिले, मैं क्षेत्र में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने क्षेत्रवासियों के बीच अपना एक रुतबा कायम कर सकूं और साथ ही उनके काम ज्यादा करा सकता हूं। क्योंकि मंत्री बनता है तो बेनिफिट क्षेत्र के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए बहुत सारे होते हैं। खैर, हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ गए। राजेंद्र जी, देखिए यूं तो सरकार का अपना एक पावर है उसके पास में, कोई भी किसी को बनाए, ये क्षेत्राधिकार होता है मुख्यमंत्री का। पार्टियों की समझ होती है कि कोऑर्डिनेशन के साथ में कैसे चलाया जाए। मंत्रिमंडल वर्तमान नेतृत्व के लिए थोड़ा सा लग सकता है कि बड़ा चुनौतीपूर्ण है।
देखिए योगेश जी, ये तो मान करके चलो कि चाहे अभी 100 के ऊपर ही है 99+1 वाली स्थिति, और यदि ये स्थिति नहीं हो और वो बहुत ज्यादा हो या मार्जिनल हो, तब दोनों ही स्थिति के अंदर मंत्रिमंडल बनाते तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य मान करके चलना ही पड़ेगा नंबर 1 जी, क्योंकि उसके सामने कई संकट होते हैं। आपको संभागवार छाटना पड़ता है, और आज के चुनाव जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखना होता है। समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, क्षेत्रीयता है, इसके बाद में फिर अनुभवी लोग हैं, युवा लोग हैं, जो पहली बार मतलब जो युवा लोग जीत करके आए उनको भी जगह मिलनी चाहिए, और जो पुराने अनुभवी है उनके अनुभव का भी फायदा मिले। इसलिए पर अब की बार जो मैंडेट आया है और जिस तरह से कांग्रेस के 99+100 सदस्य है, उससे एक और ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम हो गया है, क्योंकि अनुभवी जो लोग, पुराने जो दिग्गज लोग हैं, जिनको कई बार मंत्री रहने का अनुभव है, वो लोग भी जीत करके आए हैं। और अब सरकार सामने चुनौती है कि उनको मंत्री बना करके उनके अनुभव का फायदा उठाया जाए या किसी दूसरे तरीके से फायदा उठाया जाए। और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कम से कम उसको मंत्री पद तो मिले ही मिले, इसलिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम लग रहा है मेरे को। जी अरुण जी, एक चुनौती है, मैंडेट मिला आप लोगों को, कायदे से तो 199 सीट पे जिन पर हुआ है, आपके प्री अलायंस था अजीत सिंह की पार्टी के साथ में एक सदस्य जीत के भी आ गए वहां से, तो 100 हो गए, मैंडेट कंप्लीट है, मैजिक नंबर आप लोगों ने गेन कर लिया। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने, कांग्रेस के सामने इस वक्त एक बड़ी चुनौती है कि मंत्रिमंडल के चेहरे कौन होंगे। जी, ये काफी चुनाव के बाद काफी रोचक सप्ताह गुजरा है। हर रोज एक, लेकिन इस रोचकता से पर्दा उठाइए अब। जी हर रोज एक उत्सुकता और ये बनी रही। पहले सवाल था कौन मुख्यमंत्री होगा, वो सवाल अब हल हो गया है, 2 चेहरे आपके सामने हैं। और मैंने शायद पहले भी ये कहा था कि किसी भी केस में ये जीत जनता की है, राजस्थान की जनता को फायदा होने ही वाला है। अब आप देखिए, ये आपने कहा ठीक की बिल्कुल कि बहुत रोचक होगा कि ये मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो, क्योंकि कांग्रेस के सामने समस्या तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इन अबंडेंस की समस्या है। मतलब लोग ज्यादा हैं, हालांकि संख्या 100 है, लेकिन बहुत सीनियर लोग इसमें जीत के आए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जहां आपके पास एक धीर, गंभीर, संवेदनशील नेतृत्व जो काफी अनुभवी है अशोक गहलोत जी के रूप में, वो मौजूद है। एक नई और अच्छी बात यह है कि एक युवा चेहरा उप मुख्यमंत्री के रूप में भी है, जो ऊर्जावान है। अनुभव और ऊर्जा का संयोग है आप लोगों के यहाँ पे। ऊर्जावान है। फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये कॉम्बिनेशन जो है, लोग कहते हैं इसी की वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। नहीं, देखिए, जब ये 2 तरीके, क्योंकि वो भी अपना जैसा कॉम्बिनेशन मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं कि अनुभवी वाले लोग भी हों और दौड़ धूप करने वाले भी हों। इसमें क्या नुकसान है सर? हाँ, तो वक्त ज्यादा लग रहा है, वो तय नहीं कर पा रहा है कि दौड़ने वाला घोड़ा कौन है और अनुभव वाला कौन है। नहीं, वो आप प्रतीक्षा कीजिए। बहुत चुन के छटे हुए महारथी इस मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, जिसमें युवा और अनुभव का अनूठा मिश्रण होगा। देखिए, कई चीजों में अब भी इतने सालों बाद भी राजस्थान को, जहां गरीब लोगों की चिंता है सरकारों को, वहीं कुछ ऐसे दायरे भी हैं जो नए सिरे से खुलने चाहिए। जैसे सचिन पायलट हैं, ये केंद्र में कॉर्पोरेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं कॉर्पोरेट कंपनियों के। वो तजुर्बा यहां काम आएगा कि कैसे नए नए इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आए। मेरे ख्याल में वो जो अनुभव है उनका, वो काफी लाभ दे सकता है। इसी तरीके से पर्यटन एक और एरिया है सर, जो अंडर एक्सप्लोर मानता हूं मैं तो उसको। राजस्थान में पोटेंशियल इतना जबरदस्त है कि अगर पर्यटन का विकास ठीक से कर लिया जाए, आपको बहुत कम उद्योगों की जरूरत है। वो अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है, लेकिन आज तक उसको उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया। हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, कारीगरों को काम दे सकता है। अरुण जी, बहुत अच्छी बात है और इसमें कोई डाउट नहीं है। कई स्टेट ऐसे हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी हुई है। आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है।
वहां की पॉपुलेशन 14 लाख के आसपास है और करीब 75 लाख के आसपास वहां टूरिस्ट आते हैं। सब कुछ टिका उन पे है, लेकिन हम एक इसको इंडस्ट्री का दर्जा आज तक नहीं दे पा रहे हैं। जो सुविधाएं हैं इसके इन्वेस्टर्स को चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। या तो बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टर आ रहा हो जिसकी अपनी लाइसेंसिंग दिल्ली से आती है, हम केवल बस एक रेडी रहते हैं सारी चीजों ने प्रोवाइड करवाने के लिए। लेकिन अगर कोई चार रूम्स का अगर कोई गेस्ट हाउस है, पीजी टाइप को चीजें खोल रहा है, वहां अगर कोई चाहता है कि खैर चलिए ये एक मुद्दा थोड़ा सा मंत्रिमंडल से डाइवर्ट होगा, अभी मंत्री बनने दीजिए, किसको ये विभाग मिलता है, तब उस चुनौती और इन चीजों को चर्चा करेंगे। विक्रम सैनी साहब हमारे साथ में है, भाजपा नेता। विक्रम जी, यूं तो इंटरनल मामला है सरकार का, लेकिन सरकार जनता की होती है। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर कमेंट कर रही है कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्ली के भाग का छींका टूटा। आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर कहते हैं कि बिल्ली के भाग का छींका टूटा। मानसिक रूप से कांग्रेस तैयार ही नहीं थी कि हमारी सरकार बनेगी, तब ये सारी चीजें लग रही थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि मानसिक रूप से तैयार नहीं थी कांग्रेस? योगेश जी, मंत्रिमंडल का गठन होना और मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य होंगे, ये मुख्यमंत्री का संविधान अधिकार भी है और उनकी नैतिकता के आधार पर भी वो स्वयं चयन करेंगे कि किसे वो लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन आप इस लोकतंत्र के पर्व को की अगर शुरुआत में जाके देखते हैं तो जिस समय टिकटों का वितरण हुआ, जिस समय टिकट वितरण हो गए, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आपसी फूट देखने को मिली थी, मैनिफेस्टो के अंदर जैसे जारी करते समय इनके जो भी विवाद प्रतिवाद चले थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके पूरे राजस्थान ने नहीं पूरे भारत ने उसको इनके घटनाक्रम को देखा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की क्या स्थिति थी। वो स्थिति अब इनकी मंत्रिमंडल में होने वाली है और इसी मंत्रिमंडल के कारण कभी ये यहाँ पे बैठते हैं, कभी दिल्ली में जाके कोई बैठक करते हैं, शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करते हैं। क्योंकि जिस पार्टी का टिकट वितरण का काम शीर्ष नेतृत्व नहीं कर पाया था और उसकी वजह से एक कमेटी का गठन किया गया था और 7-8 सीटों पे विचार विमर्श के बाद कमेटी के हिसाब से टिकटें दी गई थी। तो इनका ये सब तो देखने के लिए मिला। और अभी मुद्दा ये नहीं है कि मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। अगर आप शब्दों में देखें तो आप इस विषय को ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि अब मंत्रिमंडल गठन नहीं, कांग्रेस का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। जब उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं और उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए ये तो मानना तय है कि अब इनका विस्तार होना है। और वो कब तक होगा ये अभी दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर से हम एक घटनाक्रम देखेंगे कि सचिन पायलट के मंत्री ज्यादा होते हैं या अशोक जी गहलोत के होते हैं या डूडी साहब किसी का नाम लेके पहुंचते हैं, सीपीजी जोशी। तो जिस विभागों में या जिस गुटों में कांग्रेस बटी हुई थी वही गुटबाजी एक बार देखने को मिलेगी। ये कहना बहुत मुश्किल है कि तो प्रतिपक्ष को भी इंतजार है कि इस गुटबाजी के रिजल्ट क्या आते हैं, कौन मंत्री बनेगा। इंतजार तो है आप लोगों को भी? नहीं, राजस्थान की जनता को भी इंतजार है। कांग्रेस का जैसे अभी आपने कहा कि आशा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के परिणाम नहीं आए, जनता कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं थी। मात्र 0.5-0.3% वोटों का डिफरेंस रहा था और जनता अगर कांग्रेस के पक्ष में होती तो कांग्रेस के 13 प्रत्याशियों की जमानत जब्त नहीं होती। तो इस बात से तो ये तय है। और अगर कांग्रेस कहती है कि हमने 4 साल लड़ाई लड़ी, तो जिस पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता स्वयं डूडी जी चुनाव हार गए, उससे ये तय होता है कि जनता का ना तो मूड था और ना इनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही थी। किसी कारणवश कुछ रहा कि इनको 0.5% की वजह से कांग्रेस की सरकार बन पाई। जी, तो चलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है और बीजेपी को भी इंतजार है कि आखिर मंत्रिमंडल के चेहरे कौन होंगे। होना भी चाहिए। पार्टी के वर्कर समाज के एक अंग है और समाज में से ही ये लोग भी निकले हुए हैं, कोई अलग नहीं है, मानव स्वभाव होता है। और जानना भी चाहिए कि प्रदेश में नई सरकार बन गई, वो चेहरे कौन होंगे, किस तरह का मजमून तैयार हो रहा है उस मंत्रिमंडल का। खैर चलिए, ये इंटरनल और क्षेत्र अधिकार है मुख्यमंत्री का। लेकिन यहां एक बड़ी बात यह है, और ये पहली मर्तबा नहीं है, जब सरकार बनती है प्रदेश में, हमारा कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह का बना हुआ है कि 4 से 5 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उस चुनाव को भी तरजीह दी जानी होती है। उसी के मद्देनजर सारा खाका खींचा जाएगा। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ है इस वक्त, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, मंत्रिमंडल अशोक गहलोत के लिए चुनौती है अभी? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि चुनौती इसलिए कि पावर पॉइंट 2 हो गए। पावर पॉइंट पहले 1 होता था, अब 2 हो गए। इसलिए दोनों के व्यक्ति को समायोजित करने के लिए आज राहुल गांधी बैठे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था तो उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी उनको मनाना पड़ा था। तो आज स्थिति यही हो रही है
कि उनके लोग कैसे एडजस्ट हों, क्योंकि पहला मंत्रिमंडल बनेगा करीब 16 या 17 लोगों का बनेगा, ज्यादा बनेगा नहीं। उसमें 10 कैबिनेट होंगे और 6 राज्य मंत्री होंगे। राज्य मंत्री भी स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे सारे के सारे। तो इसलिए पहली खेप में, क्योंकि मंत्री हर कोई चाहता है कि मैं मंत्री बन के अपनी स्थिति को सुधार करूं और अपने आप को सुदृढ़ बनाऊं, क्योंकि जो चूक जाएगा वो फिर 6 महीने के लिए चला जाएगा। 6 महीने के लिए फिर बाद में नंबर आएगा नहीं आएगा, बहुत अलग चीजें हो जाती है, क्योंकि लोग 40 हैं, आपको बनाने 30 ही मंत्री हैं और अभी तो आपको 16 या 17 ही बनाने। तो इसलिए बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के सामने है और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राहुल गांधी मीडिएटर का काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में सहमति बने। मंत्रालय को लेकर के भी कोई विवाद हो रहा तो वो भी समाप्त हो जाएगा और लग रहा है कि आज रात। एक बात बताइए, आपका एक्सपीरियंस है, अभी मंत्रिमंडल के चेहरे कौन होंगे उसको लेकर के आप जैसे कह रहे हैं विवाद है, लेकिन इसके बाद दोबारा दिल्ली ना जाना पड़े, विभागों का बंटवारा भी करके भेजा जाएगा वहां से, या फिर केवल अभी एक बार चलिए चेहरे तो ले जाइए, विभागों की भी हमें आपको पीछे से कोई वो भेजते हैं योजना की किस तरह से किसको क्या विभाग होगा? नहीं, विभागों का तो बंटवारा साथ के साथ ही होगा वहां पर। विभागों का बंटवारा बाद में नहीं होगा, क्योंकि शपथ दिलाने के साथ ही तत्काल ही राज्यपाल को सिफारिश मुख्यमंत्री जी करते हैं कि इनको विभाग दिए जाते हैं। ये विभागों का बंटवारा बाद में नहीं होगा, साथ के साथ होगा, क्योंकि आपको कैबिनेट बुलानी है, कैबिनेट में बहुत सारी चीजें करनी है, क्योंकि 14 दिन पहले आपको विधानसभा आहूत करने के लिए 14 दिन पहले आपको कहना भी पड़ता है, जो जनवरी में संभावना। तो इसलिए कि वो 17 या 18 जनवरी को पहले विधानसभा आएगी और विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण भी होगा। राज्यपाल अभिभाषण से पहले, क्योंकि सरकार 60 दिन की कार्य योजना जो बन रही है, मुख्यमंत्री जी ने करा है, तो 60 दिन में मंत्री क्या कुछ कर पाएंगे वो सारी चीज वहां पर राज्यपाल अभिभाषण में उनको देनी पड़ेगी कि हमारी सरकार की योजना है और हमने इस दिन में इतना काम कर लिया। ये सारी चीज, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण आईना होगा सरकार का कि हमने 60 दिन में क्या काम करने और अभी हमने क्या कर लिया इस अल्पकाल में। तो इसलिए मंत्रिमंडल का तत्काल बनना आवश्यक है, नहीं तो आप क्या कह पाओगे, क्योंकि उसके बाद ये आपके जब विधानसभा समाप्त होगी तो आपको लोकसभा के चुनाव में जाना है, इसलिए ये सारी चीजें। यहाँ लोकसभा की बात आ रही है, आपने लोकसभा का जिक्र किया। श्याम जी, एक मेरा छोटा सा सवाल ये होगा आपसे कि ये तो चलिए कि 2 पावर पॉइंट हैं और इस वजह से ये पावर गैलरी जब अलग अलग होती हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। खैर, लोकसभा का जिक्र आपने किया और मुझे जो लगता है कि वास्तव में ये जो चेहरे होंगे लोकसभा इलेक्शन में, जातीय समीकरण, क्षेत्र, संभाग, जिले, उनको साधने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि जब तक आप सारा संभागों का अगर नेतृत्व नहीं रखेंगे, क्योंकि जिलों का नेतृत्व इसलिए नहीं कर पाएंगे कि कई जगह तो कांग्रेस है ही नहीं, तो वहां जिलों का नेतृत्व की जगह संभाग का नेतृत्व निश्चित रूप से आएगा। जातिगत आधार भी निश्चित रूप से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको किस तरह से आप 100 लोग में से कौन कौन आए, इसमें समायोजन गठबंधन वाली बात भी आएगी। हो सकता हो कि मायावती के एक व्यक्ति को यहाँ पर शपथ दिलाई जाए, गठबंधन के एक जो आपके उससे जीते हैं, जो भरतपुर से जीते हैं, उनको भी शपथ, 2 व्यक्ति तो इसमें आएंगे ये गठबंधन वाले, तो इसलिए बाकी तो रहेंगे 15 लोग या 14 लोग जो भी होंगे, 14 लोग कांग्रेस के बनेंगे, बाकी तो 2 गठबंधन के, तो इसमें क्या जिससे कि रहेगा लोकसभा। तो आपके हिसाब से 16 से 17 लोगों को बनाया जा सकता है। और लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि केवल राजस्थान की 25 सीट का सवाल नहीं है, यहाँ पे आपको एक अलायंस का भी एक जो 2019 की तस्वीर बनाएगा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो मायावती हो चाहे अजीत सिंह हो। जैसे एक इशारा कर रहे हैं भरतपुर से सुभाष गर्ग उन्हें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो अलायंस के हैं। राजेंद्र गुड़ा जो है, जो आए जीत करके, हाँ, पहले मंत्री रहे, उनको भी चाहे विभाग कोई सा भी मिले उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है 100%, क्योंकि वो कह के देखिएगा। और मैं हो सकता हूँ कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी कहीं आ जाए, तो इसलिए कि वहां पर ये दिखाने के प्रयास करेंगे कि हमने देखिए गठबंधन का सबको लेने का प्रयास किया, जीते जो, और जो हार गए उनको तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती है कि राहुल गांधी कहेंगे कि आप ये मैसेज कीजिएगा कि हमने सबको साथ लेकर के यहाँ मंत्रिमंडल लड़ाया है, तो हम लोकसभा का चुनाव भी सबको साथ लेके लड़ेंगे। अगर संयुक्त रूप से चुनाव लोकसभा का लड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आएगी, क्योंकि बीएसपी अगर शामिल हो गई और बाकी दोनों लोग शामिल हो गए तो फिर जातिगत आधार पर भी बीजेपी को अब वो पुराने ख्याल जो सोच रहे थे, सपने देख रहे थे, वो नहीं जाएंगे। अब उनको 10-12 सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती है अगर एक गठबंधन सही तरीके से हो गया, नहीं तो चलिए। लेकिन सरकार में रहते हुए 12 सीट तो आप दे रहे हैं, 25 सीट कांग्रेस मान के चल रही है, तो बीजेपी, क्योंकि देखिए ये बात तो सही है कि अब तक के इलेक्शन का अगर हम असर देखें, 1999 में जो इलेक्शन हुए थे जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे
और जाटों के आरक्षण का अनाउंसमेंट सीकर में किया था। उस वक्त अशोक गहलोत सरकार थी, लेकिन एक बड़ा तुरप का पत्ता खेला था। रामदास अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त। जब जरूर 15-16 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। हमेशा ज्यादातर यही देखा जाता है कि सत्ता पक्ष के साथ में यहाँ की लोकसभा सीटों का पलड़ा भारी होता है। काफी बार अगर हम इस पे नजर गड़ाए देखें तो, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का निश्चित रूप से वहां पर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कैंडिडेट से लेकर के चुनाव का मैनेजमेंट से लेकर के प्रशासनिक दृष्टि से सारी चीज सहयोग मिलता है उसमें। इस कारण से आप पार्टी के अंदर जीतने की स्थिति बना पाते हो। और मुख्यमंत्री बहुत सारी चीज कह सकता है कि मैं तुमको ये दे सकता हूँ, तुमको ये कर सकता हूँ, ये सारी चीजें वो प्लस पॉइंट तो 100% जुड़ता है। इसलिए सत्ताधारी पार्टी अधिक लोकसभा सीट लेके जाती है, पहले भी रहा और अब भी मेरे को लगता है यही रहेगा। गठबंधन होने के बाद तो स्थिति और सुधरेगी और इनको ज्यादा सीट मिलने की तो एक्सरसाइज जो है केवल 2 पावर पॉइंट की वजह से नहीं है। यह भी माना जा सकता है कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके राजस्थान में। उस तस्वीर पे भी एक्सरसाइज की जा रही है, आपका ये मानना है, ये कहना चाह रहे हैं आप? योगेंद्र जी, क्योंकि आपने देखा कि किसी को पता नहीं था। देखिए क्या राहुल गांधी या अशोक गहलोत को पता था कि हमारे गठबंधन में 5 सीटें दे रहे हैं। आपके सचिन पायलट लास्ट तक करे थे, हमारे तो कोई समझौता नहीं, हम 200 कि हम तो लड़ने की स्थिति में ही। स्थिति में उनको बिल्कुल ये बात सही है कि गठबंधन का कर्णधार भी कहो, अगर सूत्रधार कहो तो अशोक गहलोत को मारा जाता है। वही तो चंद्रबाबू नायडू वगैरह को सबको जोड़ने का प्रयास किया, तो वो बहुत प्रभावी भूमिका में है कि वो कहेंगे कि पायलट साहब के लोगों को ले, वो तो मेरे ही लोग हैं, लेकिन गठबंधन के लोगों को लोगे तो हम और अधिक मजबूत स्थिति में लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे। इसलिए कहता हूं कि अशोक गहलोत बहुत सारे ऐसी चीज करके दिखाएंगे कि मंत्रिमंडल आपको अलग तरह का दिखेगा। अब वो मंत्रिमंडल वो नहीं दिखेगा सहजता में आ जाएंगे, उनको भी हो सकता हो कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले विभाग भी दे दें, तो एक थोड़ा अलग तरह की भूमिका इस बार लोकसभा के चुनाव में हो कांग्रेस की। इसलिए गठबंधन वाला और सारी बातें लेकर के, क्योंकि राहुल गांधी की मीटिंग अब शुरू होने की बात हो रही थी कि वहां पर बैठ करके होगा और कल मेरे को निश्चित रूप से आ जाएंगे और परसों मंत्रिमंडल सोमवार को शपथ लेगा। ये बात एक संभावना बताई जा रही है। चलिए विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव की एक्सरसाइज इस मंत्रिमंडल में दिखाई दे रही है। हमारे जो 2 वरिष्ठ विश्लेषक हैं उनको ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल होता है और इसमें कोई डाउट नहीं है आजकल तो किस सीट पे किसको टिकट दिया जाए, किस समाज के लोग वहां ज्यादा रहते हैं, किस क्षेत्र में किसको चुनाव लड़ा जाए, करीब एक स्ट्रेटेजी और एक एक्सरसाइज का पार्ट है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान में कोई नया कुछ हो रहा हो। सभी राज्यों में इसी तरह से हर राजनीतिक दल अपनी एक रणनीति का हिस्सा मान के चलता है। सीटें ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस गेन कर सके, ये कवायद भी 2019 को देखते हुए मंत्रिमंडल के लिए की जा रही है। केवल पावर पॉइंट जो आपके कह रहे हैं कि 2 पावर पॉइंट बन चुके हैं, उसी में भी बड़ी विभाजित है अभी कांग्रेस, और देखा जा रहा है कि किसके कितने लोग हों, किसके कितने लोग हों। ये कुछ चर्चाएं हैं, ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन सीटें साधने की कोशिश पूरी की जा रही है इसमें। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने प्रयास करने चाहिए, लेकिन योगेश जी जैसे आपने अभी बताया था कि पिछली बार जब पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी राजस्थान का ट्रेंड चेंज हुआ था और कांग्रेस की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों के साथ लोकसभा में पहुंची थी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा अपना एक कैडर है, एक संगठनात्मक ढांचा है और ये सही था कि बिल्ली के बाग से छीका टूटा और कांग्रेस पार्टी कभी भी ये मान नहीं रही थी कि वो चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन एक चुनाव हार या जीत के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, तो किसी कारण से कांग्रेस को जो 5.5% मत अधिक मिला और उसके कारण वो सरकार बना पाए, तो ऐसी स्थिति आपको लोकसभा चुनाव में देखने के लिए नहीं मिलेगी। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से 25 की 25 सीटें दोबारा जीतकर केंद्र में अपनी भूमिका निभाएगी। चले अरुण जी, मंत्रिमंडल केवल बस केवल ये कवायद यही नहीं है कि सचिन पायलट के कितने लोग होंगे, अशोक गहलोत के कितने लोग होंगे, कैसे मजमून होगा। 2019 को भी आप लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के लिए आप अपनी कवायद कर रहे हैं, रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी अभी भी कॉन्फिडेंट है कि हम ये नजरिया बदलेंगे। योगेंद्र जी, पहले 2019 पे आने से पहले मैं जिक्र करना चाहता हूं, ये जो बार बार कांग्रेस के भाग में छीका टूटा है, ये बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है या सैनी जी भी कह रहे हैं, अच्छा मुहावरा है, लेकिन अगर कभी छीका टूटता है तो वो शायद बीजेपी का पे टूटता है, वरना हम पे तो आरोप ही ये है कि 55 साल इनके लगातार छीके टूटते रहे, वहां 60 साल 70 साल टूटते रहे,
इसका मतलब छींके की आदत है हम पे टूट के गिरने की। ये जब भी ऐसा कहते हैं मुझे हर बार लगता है कि ये अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, या जो उस समय पॉपुलेशन थी उसका अपमान भी करते हैं लगातार, जब ये कहते हैं कि 70 साल कुछ नहीं हुआ और ये बाई चांस शासन में आ जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। तो खैर, अब 2019 कांग्रेस पिछले 15 साल में 100 का आंकड़ा भी छू नहीं पाई है। ये मेरे आदरणीय प्रवक्ता जी इस बात को जानते हैं कि पिछले 3 चुनाव में देख ले तो भी कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं पहुंच पा रही है। सैनी जी, फैसला हो चुका है। अब नहीं, जनता के फैसले का सम्मान कर रहे हैं, उसमें कहीं विवाद नहीं है। वो उससे बड़ा प्रजातंत्र में कुछ नहीं होता। प्रजातंत्र में उसका स्वागत है, जनता ने जो फैसला दिया, मतलब वो फैसला तो हो चुका है। अपन बात कर रहे हैं अभी गठन की, नए मंत्रिमंडल के गठन की। उसके बारे में भी योगेंद्र जी मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कयास हैं कि 2 गुट बने हुए हैं और उसकी वजह से बड़ी समस्या आने वाली है, मेरे ख्याल में हमारे दोनों नेता अलग अलग कई बार कह चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। एक सीनियर हैं और मैं पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। अभी कल परसों भी मैंने सचिन जी को एक चैनल पे बोलते हुए देखा है, वो लगातार कह रहे हैं। और वैसे जनमानस में ये जो कुश्ती देखने का, अरुण जी मैं लौटूंगा, एक ब्रेक के लिए रुकूंगा यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आप ही के पास लौट रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन की। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपको रेगुलर करना चाहूंगा। मंत्रिमंडल के विस्तार में 2019 की तस्वीर को आप लोग तलाश रहे हैं कि कौन से संभाग के लोग हों, किस जिले के हों, किस जाति के हों, इस पे गौर किया जा रहा है, जैसे श्याम जी कह रहे हैं, क्योंकि 19 का चुनाव सामने है, ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, वो समन्वय तो सारे संभागों का करना ही चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर फिर भी ओवरऑल मंत्रिमंडल की एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो इससे, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जहां तक लोकसभा 2019 के चुनावों का सवाल है, ये सब चीजें ध्यान में तो रखनी है, पर फिर भी मैं योगेंद्र जी कहना चाहूंगा कि लोकसभा 2019 का चुनाव भी एसेंशियली जनता का चुनाव होगा। कांग्रेस वहां मौजूद रहेगी उनके साथ, क्योंकि अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है योगेंद्र जी। ये जो एक माया जाल सा पिछले 4.5-5 साल में सुनहरे सपने दिखाने का भारत में चला था, और बड़े बड़े जुमले और एक खास किस्म की राजनीति जिसमें कंटेंट कम होता है और स्लोगनिंग ज्यादा होती है, उससे लोग एक बार भ्रम में आ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आंख खुल रही है कि ये लड़ाई एक्चुअली आप ध्यान से देखें तो गरीबों की और कॉरपोरेट घरानों की हो चुकी है। एक तरफ देश का सचमुच का गरीब और वो व्यक्ति जो अभी भी सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सका है, और एक तरफ आप बिल्कुल खुले तौर पे एक कॉरपोरेट कल्चर को, कुछ घरानों को हर अपनी स्कीम में सरकारी तौर पे मदद कर रहे हो, वो अब दिखने लगा है। मैंने पहले भी जिक्र किया है, जैसे इवन ये स्वच्छ भारत अभियान, कौन इस पे विवाद कर सकता है? बड़ी अच्छी बात है, देश में स्वच्छता होनी ही चाहिए, और हम रिलेटिवली थोड़े गंदगी में रहे ही है ये देश, क्योंकि जनसंख्या इतनी है। लेकिन उसमें भी मकसद कुछ न कुछ ढूंढे जाते हैं। ये जो आप हरे और नीले रंग के डब्बे देख रहे हैं, जो करोड़ों की संख्या में इस देश में लगे हैं पिछले कुछ सालों में, इसको बनाने के लिए जो पॉलीमर चाहिए, उसका एकमात्र प्रोड्यूसर है रिलायंस पॉलीमर्स। वो रोज सुबह जैसे सट्टे का बाजार होता है, रेट खोलता है उस पॉलीमर की। और लेकिन अरुण जी मैं माफी चाहूंगा, हम देखिए डाइवर्ट हो जाएंगे डिबेट से। ठीक है, हम केवल मंत्रिमंडल पे फोकस रखना चाहते हैं, क्योंकि इन चर्चाओं का फिर कोई एंड नहीं है। फिर विक्रम जी कुछ बोलेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो मजा नहीं आएगा। मैं राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, 2019 के साथ अटैच करके देखना चाह रहे हैं मंत्रिमंडल के गठन को आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब जो चुनौती है वो 2019 के लोकसभा चुनावों की है। सेंटर में सरकार कौन बनाता है, इसको लेकर के सारी कवायद होनी है। तो कांग्रेस चाहेगी कि 2019 के चुनाव के अंदर वो राजस्थान से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। अपन क्योंकि राजस्थान के रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं, इसलिए मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। और उसी को देख करके दो चीज देखो, ध्यान 2-3 चीजें मोटी मोटी है, उनको ध्यान रखना जरूरी होगा मंत्रिमंडल के गठन से पहले, और उसी की कवायद चल रही है। क्योंकि आपको अनुभवी लोगों को भी लेना है, आपको युवा लोगों को भी लेना है, आपको
जातियों को भी साधना है और क्षेत्रीयता को साधना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चुनौती है कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफिसर्स मिनिस्टर्स की जरूरत है जो इन 60 दिन के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने 60 दिन की कार्य योजना बनवा रहे हैं सबसे जी, लगभग 60 दिन ही रहेंगे। वैसे तो अब 100 दिन है, पर फिर भी अपन मान चले कि काम करने का जो मंत्रिमंडल गठन के बाद की जो 60, 65, 70 दिन की होगी, तो 60 दिन के अंदर 65 दिन में 70 दिन में जो रिजल्ट दे सके ऐसे मंत्रियों को पहली बार जो मंत्रिमंडल का गठन होगा। हालांकि अभी विक्रम जी कहते थे कि साहब वो मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहिए इसको, पर जो भी है उसके अंदर उन लोगों को वरीयता दी जाएगी। विक्रम जी भी कायदे से सही कह रहे हैं, क्योंकि एक मंत्री हो चुका है तो एक्सटेंशन ही कहा जाएगा कायदे से तो इसको, लेकिन चलिए हम इसे। और इसके साथ साथ जो श्याम जी कह रहे हैं उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अलायंस किया है, क्योंकि आपके पास 99 सीटें आई है, एक आपके पास अलायंस वाले हैं और इसके अलावा आपके पास बीएसपी वाले भी हैं और अभी गुड़ा जी का नाम भी ले रहे थे श्याम जी। तो इन लोगों में किसी न किसी को आपको एक आध को मैसेज देने की, क्योंकि आपको पूरे देश में एक मैसेज देना है कि हम सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे, सबको साथ लेकर के बीजेपी को सत्ता से अलग करने के लिए हम आगे आएंगे। इसलिए निश्चित रूप से उनमें से भी किसी न किसी को प्रयास किया जाएगा कि उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के कवायद इसी तरह से देखी जाएगी। यहाँ श्याम जी एक सवाल होगा आपसे मेरा, देखिए हमारे यहाँ 1993 से एक सिलसिला चल पड़ा है, एक बार ये सरकार, एक बार ये सरकार, एक बार ये सरकार, ये बार ये सरकार, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी एक्सरसाइज की होगी कि ऐसा क्या हो रहा है कि हम विकास योजना लेके आ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जनता एक बार उनको एक बार हमारे को, और ये सिलसिला टूटा नहीं। अंगद का पांव भी कहा गया शाह साहब की तरफ से बिरला ऑडिटोरियम में और सूरज मैदान में कि इसको कोई नहीं हटा सकता। निश्चित रूप से कोई बीजेपी की अपनी सोच होगी, बीजेपी ने एक्सरसाइज की होगी, लेकिन अंगद का पांव भी उखड़ा और एक परंपरा जो बन चुका मतदाता की तरफ से कि एक बार ये होंगे एक बार वो होंगे, वो चल पड़ा। क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत, क्योंकि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, इस वजह से कह रहा हूं कि अहमद पटेल उनकी जगह रिप्लेस हो गए हैं, अब तो रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है उनकी रही है, तो ये जो मिथक है इसको तोड़ने का जिम्मा पिछली बार वसुंधरा राजे के कंधों पे था, अब की बार अशोक गहलोत के, तो क्या वास्तव में पूरे 5 साल इन परिस्थितियों को साधते हुए चलेंगे कि जनता की कौन सी ऐसी रग है जिसे छुआ जाना चाहिए, कि दुखती हुई रग को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उस रग को तो समझने की कोशिश की जाएगी, उस तासीर को समझने की कोशिश की जाएगी कि जिससे वापसी कर सके कांग्रेस। तो ये जो मैराथन है पूरे 5 साल तक मेंटेन रखेंगे। जैसे किसान कर्ज माफी है, पहले सरकार कार्यभार ग्रहण करने के अगले दिन का ही एक ऑर्डर हुआ है, तो कुछ ऐसी चीजें करते रहेंगे जिससे, तो उसमें एक्सपीरियंस वाले लोग भी चाहिए, जिसमें यह भी हो कि केवल बस ये नहीं है कि मंत्री बनकर के सुख सुविधाएं भोगने के लिए नहीं हो। इस बार प्रेशर हो सकता है मंत्रियों पर, क्योंकि मंत्रियों पर प्रेशर का सवाल मैं यूं कर रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के या उससे पूर्व सरकार के, आप देखिए 1993 से केवल ये नहीं है कि सत्ता से बाहर पार्टी हो गई, सरकार के जो हिस्सा बने हुए थे मंत्री उनको भी जनता ने बाहर कर दिया। ये चाहे आप 93 से देख लीजिए या 98 के चुनाव में देख लीजिए या 2003 में देख, लगातार ये सिलसिला चल रहा है। देखिए योगेंद्र जी, राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार मंत्री का दरबार नहीं होगा, मंत्री आम लोगों की बात सुनेंगे, किसानों की बात सुनेंगे, युवाओं की बात सुनेंगे। जब इनका मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने स्पष्ट बहुत सारी गाइडलाइन तो तय कर दी आम सभाओं में कि अब उन्हीं के अनुरूप आपको सरकार देनी है। अब 60 दिन में आपको दिखाना भी होगा कि सरकार है, सरकार ने कामकाज शुरू किया और हमने ये चीज रिजल्ट देना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको देखिएगा किसानों का कर्जा तो आपने वादा किया था और इस वादे को पूरा इसलिए करना पड़ रहा है कि 2019 के चुनाव है, नहीं तो आप डिले भी कर सकते थे। क्योंकि आज की स्थिति में आर्थिक स्थिति तो चरमराएगी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है आप सोर्स कहां से लाएंगे करेंगे वो बात अलग है, क्योंकि आपको निश्चित रूप से लोन लेना पड़ेगा और लोन का 1 साल में नहीं आप 4 साल में उसका भरपाई करेंगे, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। क्योंकि बीजेपी भी 2020 तक भरपाई कर रही थी, जिसका उन्होंने 50,000 तक का कर्जा माफ किया था। तो ये भी नहीं कह सकते कि हमने तत्काल सारी चीजें व्यवस्था तो, क्योंकि अगर आपको रॉयल्टी, जैसे पहले अशोक गहलोत के जमाने में आपको रॉयल्टी 5,000 करोड़ सालाना मिलने लगी थी, तो एक अच्छा आपको अमाउंट मिल लगा था। क्या अब रिफाइनरी का तो क्या होगा पता नहीं, केंद्र सरकार बनने देगी नहीं बनने देगी, क्योंकि 1500 करोड़ दिए उसके बाद आगे अब उसके ऊपर, क्योंकि आपने जो अभी कुछ लोग सलाहकार जो बना रहे हैं
जो अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से केंद्र से संपर्क में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि केंद्र से पैसा किस प्रकार से जुटाया जाए। तो ये मुख्यमंत्री की अच्छी कवायद है, क्योंकि अच्छे लोग चाहिए जो कि केंद्र में उनके साथी, क्योंकि बहुत सारे हैं, जूनियर है, सीनियर है, उनसे ला सकते हैं कुछ चीजें। तो लेकिन ये मंत्रिमंडल को जो आप बार बार कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मंत्रियों को अब विभाग में सचिव पहले से लगा दिए अशोक गहलोत ने, क्योंकि वो एक्टिव रखेंगे। सारी रिपोर्ट, मंत्रियों की रिपोर्ट को, गोपनीयता की रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, इसमें दो राय नहीं है। कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसको बाकायदा बुला करके डांट फटकार होगी और कहा जाएगा कि मंत्री आपको आपके खुद के काम के लिए नहीं लगाया, पार्टी के काम के लिए, लोगों के काम के लिए लगाया, आप मुझे रिजल्ट दीजिए, नहीं तो फिर आने वाले समय में जो भी विस्तार होगा उसमें आपको नमस्ते करके बाहर भेज दिया जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि इस बार का मंत्रिमंडल सोने के लिए नहीं बनेगा, अय्याशी के लिए नहीं बनेगा, या क्या बात कर रहे हो, अय्याशी भी करता मंत्रिमंडल। पुराने टाइम में तो 3 मंत्री गए ना, जेल क्यों गए? नहीं तो नहीं होता तो सारी चीज सामने थी ना। आप देखिए कि 3 लोगों को तो जेल हुई ना, एक तो चलो बरी हो गए, लेकिन बाकी तो है ना दो। तो इसलिए सारी चीजें हम पब्लिक के प्रति किस तरह से वफादारी दिखाएं, किस तरह से ईमानदारी दिखाएं, शासन अच्छी तरह से कैसे चले, तो शासन देने का प्रयास अच्छा होगा। अशोक गहलोत को अनुभव भी है कि किस प्रकार से उनकी योजनाओं को धरातल तक कैसे उतारा जाता है। क्योंकि पहले लास्ट टाइम में, जैसे वसुंधरा जी ने लास्ट टाइम में बहुत सारी योजनाएं दी, उसका प्रभाव धरातल पर नहीं गया। अमित शाह ने भी कहा था, अमित शाह की बातें नहीं मानी गई, इसलिए धरातल ढह गया। अब अमित शाह लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट का चुनाव खुद करेंगे, वसुंधरा जी पे नहीं छोड़ेंगे। वसुंधरा जी को तो अभी प्रतिपक्ष का नेता बनाया नहीं जाएगा, ये भी भ्रम के जाल में। लेकिन अभी तो मंत्रिमंडल की चिंता करें, तो ये तो बीजेपी को फिर देखना है कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाते हैं। क्योंकि अगले मंत्रिमंडल के साथ साथ, क्योंकि आपको प्रतिपक्ष का नेता भी सामने दिखेगा, क्योंकि आप हाउस में जाएंगे तो बिना प्रतिपक्ष के नेता के नहीं जाएंगे, इसलिए निर्णय तो जल्दी होगा। लेकिन मंत्रिमंडल में कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत सीनियर जीत के आए हो। देखिएगा कि ब्राह्मण नेता के रूप में कहेंगे तो आप बीटी कल्ला, सीपी जोशी, महेश जोशी और बाकी लोग 3-4 भंवरलाल शर्मा वगैरह, काफी लोग ऐसे हैं जिसमें से आप जिनको एक्सपीरियंस भी है। अब आप इसमें से चुनोगे कि 2 में से 3 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। राजपूत नेताओं में भी 3-4 लोग हैं, जैसे कि दीपेंद्र सिंह शेखावत है, आपके अपने जयपुर वाले आचार्यवास है, बहुत सारी चीजें से। श्याम जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। विक्रम जी, आपके पास जाना चाहूंगा। हालांकि आप लोगों ने ऐसे तो समय मुकर्रर कर दिया है कि हार के कारणों का जिला स्तर पर भी समीक्षा होगी। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के जो 27 मंत्री, साथ ही 8 संसदीय सचिव थे, संसदीय सचिव में मुझे जहां तक ध्यान है 2 जीत के आए हैं, मिस्टर रावत, सुरेश रावत, और एक हुडला जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, और 4 मंत्री जीत के आए बस। राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया, किरण माहेश्वरी और कालीचंद सराफ, सिर्फ 4 मंत्री जीत के आए। विक्रम जी, लगता है आपको लगातार मॉनिटरिंग, दिल्ली से भी मॉनिटरिंग हो रही थी, कहीं तो कोई चूक हुई है कि इतने सारे मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा? ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि हर घटना से एक लेसन मिलता है, हमें भी मिलता है, सामने वाले को भी मिलता है, और जिसके साथ घटित हुआ उसको तो लेना ही चाहिए। अगर वो नहीं लेता है तो ज्यादा समझदार है फिर वो। तो आप लोगों ने इसका कुछ, क्योंकि आप एक वर्कर हैं और वर्कर की पीड़ा, वर्कर की सोच उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से एक धरातली सोच होती है। आपको लगता है, मैं सिर्फ ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, क्योंकि एक मिथक जो बनता आ रहा है केवल ये नहीं है कि सत्ता से बाहर पार्टी होगी, उसके एमएलए हार गए। मंत्रियों जिन पे दोहरी जिम्मेदारी होती है उनको भी हार का, शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे? बीजेपी तमाम डिबेट्स में कहती है कि हमने विकास किए, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को सुना, मंत्रियों को हमने बैठने नहीं दिया, गए भी, तो कोई तो ऐसी वजह रही होगी। योगेश जी, पूरा एक चुनाव हार या जीत के पीछे बहुत से कारण होते हैं। अभी जब जिलेवार जब सर्वे आएंगे, जिलेवार जब रायशुमारी से जानकारियां जुट के आएंगी तो पूरा विश्लेषण पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मामले में या कार्यों में कहीं कोताही नहीं बरती थी, और इसी का परिणाम ये था कि कांग्रेस को लेके कोई वेव राजस्थान की में पैदा नहीं हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि मंत्रियों को अनेक क्षेत्रों में जाके दूसरे प्रभार अपने उनको क्षेत्र सौंप दिए गए थे, दूसरे विधानसभा तक के प्रभारी थे या जिले के लेके प्रभारी थे, और पूरे दिन में 18 से 20 घंटे तक जो मंत्रिमंडल समूह मुख्यमंत्री जी के साथ कार्य क्षेत्र में लगा हुआ था, निश्चित रूप से उन लोगों को अपने गृह जिले, अपनी विधानसभा में उतना उपयुक्त समय नहीं मिल पाया कि वो जनता के बीच में जा पाते या जनता के उनके बीच में निरंतर संवाद हो पाता। तो मुझे लगता है कि शायद एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जिसके कारण हार की वजह बनी।
और अभी जब बैठकें होंगी या जानकारी मिलेंगी तो अन्य विषय निकल के आएंगे, तो पार्टी भी उन पे गंभीरता से बात करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का हर जगह अपना एक कैडर बेस है और हर जगह कार्यकर्ताओं की एक टीम है, इसलिए निश्चित रूप से जो कहीं पे कमी या खामी रह गई है लोकसभा चुनाव में उनको दुरुस्त करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश हुआ है, हताश नहीं है, इसलिए हम निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में 2019 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दोबारा से माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में राजस्थान के अधिकतम सांसद भेजेंगे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, मंत्रियों को पूरी पावर मिली होती थी, सरकार का एक अंग होते हैं, और ये केवल सिलसिला निवृत्तमान सरकार का नहीं है, ये 1993 से चला आ रहा है। जो मंत्री बने, काफी संख्या में मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। कोई तो ऐसी वजह होगी कि जिसकी वजह से मॉनिटरिंग का अभाव है, कार्यकर्ताओं से जुड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो प्रदेश के मंत्री बन करके अपने क्षेत्र को भूल जाते हैं। वजह क्या है अगर मंत्रियों की बात करें? क्योंकि यह सवाल मेरा अभी इस वजह से रिलेवेंटफुल है कि वर्तमान जो मंत्री बनेंगे उनके लिए एक लेसन होगा ये कि हो क्या रहा है ऐसा कि हमें जिम्मेदारी मिलती है लेकिन मंत्री अपनी सीट ही नहीं बचा पा रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ा जो कारण मैं मान के चलता हूं वो तो ये है कि जिस क्षेत्र विशेष का व्यक्ति जो कोई जहां से विधायक बन करके आए हैं वो मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद में उस क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी, एक चीज। और दूसरा मानव स्वभाव ये है कि आप किसी के 10 काम कर दोगे और एक काम आपने नहीं किया तो उसकी नेगेटिविटी जो है वो लोगों तक ज्यादा पहुंचती है। तो दो चीजें, आप जब मंत्री बनते हैं तो मंत्री के पास अलग अलग तरह की जिम्मेदारी होती है, कई तरह की जिम्मेदारी होती है, पर उस कारण से वो अपने क्षेत्र पे लगभग पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, संवादहीनता हो जाती है, और इन सब कारणों से वो अपने जो वोटर्स हैं, क्योंकि जब मंत्री जब बन जाता है तो वो हर अपने पूरे इलाके में नहीं घूम पाता है, तो एक ग्रुप बन जाता है जो मंत्री के इर्द गिर्द रहता है, वो लोग मंत्री से काम कराते हैं। उस ग्रुप की यदि जो पावर सेंटर जो बन जाता है क्षेत्र के अंदर, यदि वो लोगों के साथ ढंग से बिहेव नहीं करता तो उस ग्रुप की जो इमेज खराब होती है वो मंत्री की इमेज खराब करने के काम में आती है और मंत्री को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए मंत्रियों के लिए जरूरी है कम से कम वो अपने जो जहां से वो जीत करके आए हैं। बल्कि देखिए एक दुखद बात और है, आप देखिए कि कुछ 2, 4, 5 नेताओं को यदि हम छोड़ दें तो अधिकांश मंत्री पिछले 93 से लेकर अब तक की अपन बात कर लें, वो अपने संभाग के नेता भी नहीं बन पाते हैं। पूरे राज्य के अपन स्टेट लेवल के नेता की बात करें तो वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो इन चीजों को, इन मिथकों को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त मंत्री ये कहते हैं कि हम प्रदेश के मंत्रियों को जिले और संभाग के नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि वो प्रदेश के मंत्री हैं, फिर भी पूरे प्रदेश में उनकी पहचान नहीं बन पाती है। तो उनको एक जो स्टेट लेवल की जो लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, सीएम के, डिप्टी सीएम के और दूसरों के अलावा, वो चीजें नहीं हो पाती है। वो अपने क्षेत्र विशेष तक सीमित रहने के बावजूद अपने उसमें जो उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी उनको जीतने में मुश्किल हो जाती है। ये कारण मुख्य है, क्योंकि उनका संवाद नहीं रह पाता। जो पावर सेंटर बन जाता है वो उनकी बाधा बन जाता है, उनके और आम मतदाताओं के बीच के अंदर। ये सारी चीजें। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। हालांकि आपको ये लगेगा कि बहुत जल्दी सोच रख रहे हैं, हम ये पहले भी कह रहे थे। देखिए, कोई ऐसी वजह तो होगी, आप लोग भी इस बात पे मंथन कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग दावा करते थे करीब 150 सीट हमारी आनी चाहिए। ये पार्टी का अंदरूनी मैटर है। पहले तो खैर मंत्रिमंडल और इन सब चीजों से आप लोग गठन और इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमारा कारण क्या रहा कि सिर्फ वोटिंग परसेंटेज और मार्जिन है हमारे बीजेपी के बीच इतना कम रहा। आप लोग सोच रहे हैं 2023 वो एक बड़ी चैलेंज इस नाते है कि क्या ये मिथक टूट पाएगा। कुछ ऐसे एक्सरसाइज आप लोग करेंगे कि 5 साल उस रफ्तार को जारी रखा जाए, बेशक वो मैराथन हो, बहुत स्पीड से ना दौड़े। कोई तो ऐसी वजह होगी कि 1993 के बाद में जनता खारिज कर रही है, एक बार आपको, एक बार बीजेपी को, क्योंकि जिम्मा मंत्रिमंडल पे होगा। क्या वो एक्सरसाइज भी कहीं दिखाई देगी इसमें? जी हाँ, मेरे ख्याल में इसकी लॉन्गेविटी के बारे में गंभीरता से सोचा जाएगा। और ये बिना पार्टी पॉलिटिक्स, ये मैं सहमत हूं इस बात से कि ये जो हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रवैया है, उससे एक खास किस्म की डिसकंटिन्यूटी गवर्नेंस में आती है।
योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। रिवाज ये है कि जो पिछली सरकार की योजनाएं उनको ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं, उनसे आप लोग भी करेंगे ऐसा? दी जाती हैं। हम कैटेगोरिकली कह चुके हैं, कोई भी वो योजना जो कि जनहित में है उससे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। किसी ने भी शुरू की नहीं, छेड़छाड़ तो करना पड़ेगा। अगर उसका बजट कम है तो बढ़ाओगे, नहीं तो फिर तो छेड़छाड़ होगी ना। अगर उससे छेड़छाड़ तो करना आप लोग, अगर नहीं छेड़छाड़ करोगे तो फिर योजना आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं, वो इवोल्यूट करके उसको हाँ। कि अगर वो जनहित में है और प्रभावी योजना है तो सिर्फ इसलिए कि ये बीजेपी ने शुरू की है उसको हटा दिया जाए, ऐसा सोच है नहीं। ये अशोक जी भी बहुत स्पष्ट कर चुके हैं बीच अभियान में। और हाँ, मैंने जैसे आपको कहा, मैं सहमत हूं इस बात से कि उसके बारे में सोचा जाना चाहिए कि बार बार होता क्यों है। अब जैसे पिछली हार का जहां तक जिक्र है, उसको मैं इसलिए एक्सेप्शनल मानता हूं, अपवाद मानता हूं कि अपने पूरे नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में एक खास किस्म की लहर चली थी। उसमें मतलब फिर कोई लॉजिक नहीं चल रहा था। उस चुनाव के दौरान भी मैं कैंपेन कमेटी में था, लोगों से मिलता था, आम आदमी से, रिक्शे वाले से, गांव वाले से, उससे पूछते थे कि भाई किसको वोट देगा? बोले जी मोदी जी को देंगे। तो उससे हम पूछते थे भाई क्यों, ये काम नहीं कर रहे क्या अशोक गहलोत जी? हर बार जवाब होता था काम तो कर रहे हैं सर, वोट मोदी जी को देंगे। तो वो एक कमाल का माहौल था, एक नयापन था बात में, एक वादे थे। आप माने या नहीं माने, अपन शहर में नहीं मानते, पर अगर एक प्रधानमंत्री बनने वाला कैंडिडेट कहे 15 लाख रुपए आपके खाते में आने वाले हैं क्योंकि मैं काला धन लेके आऊंगा और हर खाते में पहुंचेंगे, वो तो एक बार के लिए। अब ये देखिए, परिस्थितियां तो सारी सामने रहेंगी। आप लोग मंत्रियों को किस तरह से समझा करके भेजेंगे कि आप देखिए, मैं कहीं पर देख रहा था, एक बार लिखा हुआ था कि सत्ता में बैठा इंसान आधा अंधा हो जाता है, उसको जो कुछ है वो दिखाने, उसका एटीट्यूड है वो बदल जाता है कि अरे भाई जल्दी बोलो, मेरे को काम और भी हैं। चाहे अंदर बैठ के ताश के पत्तियां पीट रहे हूं, उससे कईयों को मैं बता सकता हूं कि सर बहुत बिजी हैं, अभी मीटिंग चल रही है। देखा तो रजाओं में पांव दे करके टीवी देख रहे हैं। ये देखा है मैंने, आंखों से देखा, बता रहा हूं मैं। हाँ, संभव है। हाँ। योगेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूं, दो बातें अच्छी होंगी इस मंत्रिमंडल में। एक, हमारा नेतृत्व बहुत सजग और अनुभव वाला है, और दूसरी तरफ एक युवा लड़का जो कि डिफरेंट ढंग से भी सोच सकता है, ट्रेडिशनल सोच। अब लड़का करे, सचिन पायलट नाराज हो सकते हैं। जी हाँ, रिलेटिवली बात करें। हाँ, तुलनात्मक तो इनका तो लड़के बराबर, ये गलत क्या करें? हाँ खैर, वैसे एक बात है। तो तुलनात्मक तौर पे युवा हैं वो, और एक नए ढंग से सोच सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है एक लीक पे चले वो, एक बात। दूसरा जो रोचक बात है इस वाली विधानसभा की, जैसा अपन ने अभी चर्चा में भी बात की है, एक पीयर प्रेशर होता है। जब बहुत सारे काबिल लोग चुन के आ जाएं तो हर मंत्री को ये लगेगा कि मैं अगर चूका तो लाइन में अगला आदमी बिल्कुल तैयार बैठा। एक प्रेशर होगा उन पे काम का, आपस का प्रेशर। तो और मैंने कहा ये तो नेतृत्व पे है, अगर वो टफ टास्क मास्टर है, लक्ष्य निर्धारित है, लिखित में दिया जाता है कि क्या करना है तुमको, और उनका अप्राइजल टाइम टू टाइम अगर होता रहेगा तो मुझे लगता है कि ये लंबा सफर होगा कांग्रेस का आपसे। चलिए, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। खैर चले, सफर जो भी होगा, मंत्रिमंडल का मजमून क्या होगा, चेहरे कौन होंगे, ये तो देखने वाली बात है, और जब इस पिटारे से कुछ खुलेगा तभी देख पाएंगे। लेकिन यह बात सही है कि चुनौतियां बहुत होंगी। जिस तरह से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर मंत्रिमंडल के चेहरे कौन होंगे, विभाग कौन से दिए जाएंगे, और सबसे बड़ा जो होगा, कंफर्टेबल अगर मिनिस्टर्स नहीं रहेंगे तो 2019 के चुनाव पे उसका असर भी आ सकता है, क्योंकि इसे साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। अशोक गहलोत के कंधों पर सरकार चलाने के साथ साथ 2019 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट दिला सके, जैसे श्याम शर्मा साहब भी कह चुके हैं, राजेंद्र जी कह चुके हैं। एक बड़ा प्रेशर होगा उन पे कि सरकार की बागडोर आपके अनुसार आपको दी गई है, अब आपका जिम्मा है कि पार्टी को सीट ज्यादा दिला सके। बड़ी चुनौती है ये। उस लिहाज से पूरी कवायद की जाएगी। जैसे हम पहले कह रहे थे, बेशक इसके लिए इनकार किया जाता हो कि हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, इस पे कोई गौर नहीं करते, लेकिन होता यही है, कितना इनकार किया जाए।
ये देखा जाता है कि किस व्यक्ति का कहां प्रभाव होगा, इसका बेनिफिट चुनाव में कैसे मिल सकता है। और यही वजह रहेगी कि करीब आधी सीटों को मंत्रिमंडल की को भरी जा सकती हैं, या फिर ये कह सकते हैं 10 से 12 सीटें खाली रखी जा सकती हैं, जिन्हें आगे अवसर दिया जा सकता है। क्योंकि चुनाव में कई कमिटमेंट्स होंगे पार्टी के कि हम आपको ये बना देंगे, आप एक बार जिताइए। मुझे ध्यान अच्छे से कि वसुंधरा राजे जी का जब मंत्रिमंडल बना था, उसको काफी कम मिनिस्टर्स बनाए गए थे और एक रखा गया था कि लोकसभा चुनाव मिलकर के लड़िए, एकजुटता के साथ में लड़िए, इसका रिवार्ड आपको जरूर मिलेगा। अब किसको मिला किसको नहीं मिला ये तो एक अलग बात है, लेकिन ताकत लगा के 25 सीट हासिल जरूर कर ली। तो इसी तरह की कवायद और एक प्रेशर जो होगा चुनाव का वो कांग्रेस पे भी होगा। खैर देखना है कि अभी वो कौन से चेहरे सामने आते हैं जिसको लेकर के, और इतनी उत्सुकता प्रदेश में पैदा हो चुकी है, आपको, मेरे को, हमारे साथियों को, दर्शकों को। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी इससे पर्दा उठेगा और आपके सामने वो पिटारा खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।